बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंतर्गत आप इंग्लिश लिटरेचर के अर्थात इंग्लिश अगर आप लोगों ने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में लिया है तो आपके लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि अंग्रेजी में कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम से पूछे गए थे और कैसे कैसे प्रश्न आगे एग्जाम से पूछे जाएंगे। और जिस विश्वविद्यालय का पेपर नहीं हुआ है उनके लिए एक प्रकार से सोचिए कि चार चांद लग गया। आप उनका एक प्रकार से सोचिए कि सारे के सारे प्रश्न लगभग यहीं से आने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको इंग्लिश से संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो आप दूसरा चैनल है इंग्लिश के गुरु चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस पर आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है कि जो है ये सेंसस से मैं बात करूं और वो पेपर भी आपके इन पेपर को सॉल्व भी करवा देंगे। अगर मैंने उनसे कहा तो मैं जो है पूरी बात करूंगा, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मतलब कि तो हमने सोचा कि सेपरेट वीडियो आपको इंग्लिश से संबंधित वहीं पर मिले, तो आप इंग्लिश की तैयारी वो करवाएंगे आसानी से। तो आप लोग उस चैनल से जुड़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं अंग्रेजी के लिए। ओके, तो 2023 के लिए प्रश्न पत्र जो है पूछे गए, जो प्रश्न पत्र में प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके बारे में बता रहा हूँ, और जिसका पेपर अभी लगा हुआ उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। ओके, बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो है पेपर हो रहे हैं। मेजर और माइनर दोनों में अंग्रेजी के ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे। अंग्रेजी के पेपर का नाम आपके क्या है भाई, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। ये लगभग बात की जाए तो सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस अब सेम रख दिया गया है, और उसमें आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स। ओके, मतलब लेखन कौशल और जो है अंग्रेजी गद्य। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो समय आपको 3 घंटे का दिया गया था। लिखित पेपर था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे। तो लिखित वालों के लिए लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखेंगे नोट यहाँ पर दिया हुआ था कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, अर्थात आपको प्रत्येक प्रश्न मतलब कि प्रत्येक खंड का उत्तर निर्देश अनुसार देने थे। ओके, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होता है। सेक्शन ए से आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है सेक्शन बी से बात की जाए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बात की जाए सेक्शन सी से तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लॉन्ग आंसर को आपको 500 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है, और आपको जो शॉर्ट आंसर होते हैं उनको आपको 200 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है, और जो आपके वेरी शॉर्ट होते हैं उनको 50 शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है। अलग अलग विश्वविद्यालय में हो सकता है पेपर पैटर्न चेंज हो, लेकिन प्रश्न जो होंगे लगभग यहीं से आने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ओके, सेक्शन ए में क्या दिया है इंस्ट्रक्शन देखेंगे। नोट में दिया कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन अबाउट जो है 50 वर्ड्स ईच, अर्थात लगभग 50 शब्दों में आपको उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का अगर आप जो है सही उत्तर देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 10 प्रश्नों के उत्तर पर आपको 20 नंबर मिलेगा खंड आ से, अर्थात सेक्शन ए से। ओके, पहला प्रश्न दिया है जो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, अर्थात निम्नलिखित की क्या करें, व्याख्या करें। पहला प्रश्न दिया गया कि कमेंट ऑन अरबिंदो, क्या कमेंट ऑन अरबिंदो एज अ नेशनलिस्ट पोएट, अर्थात नेशनलिस्ट माने होता है राष्ट्रीय, पोएट माने होता है कवि। तो एक एज माने होता है जैसे, तो एक राष्ट्रीय पोएट के रूप में या एक राष्ट्रीय पोएट के मतलब कि एक राष्ट्रीय कवि के रूप में जो अरबिंदो हैं, श्री अरबिंदो, उन पर आपको क्या करनी थी, टिप्पणी लिखनी थी। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। 50 शब्दों में लिख सकते थे बड़े आसानी से। अगला प्रश्न था कमेंट ऑन टैगोर्स पोएटिक स्टाइल, अर्थात जो है टिप्पणी करनी किसके ऊपर, तो टैगोर्स के पोएटिक स्टाइल अर्थात उनके काव्य शैली पर आपको टिप्पणी लिखनी थी 50 शब्दों में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया व्हाट इज प्लॉट, प्लॉट माने क्या होता है भाई, प्लॉट जो है एक प्रकार से प्लॉट ही होता है। उसके ये पूछा गया था कि प्लॉट आखिरकार है क्या। ओके, इसको लेकर के जो है आप आसानी से तैयारी जो है इंग्लिश के गुरु चैनल पर कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल नॉलेज दी जाएगी। ओके, आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न चौथा नंबर की व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एन ऑटोबायोग्राफी एंड अ मेमर, मतलब मेमर वाले क्या होता है भाई, एक प्रकार से जैसे मेमोरियल एक प्रकार से जिसको कहते हैं, तो उसी का एक प्रकार से ये एक उसी से बना हुआ शब्द है। कहने का मतलब ये है कि ये जिस प्रकार से हिंदी में एक विधा होती है आपके संस्मरण, उसी प्रकार से ये होता है अंग्रेजी में। तो ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा, और इसका मतलब संस्मरण। तो संस्मरण और आत्मकथा में क्या अंतर होता है, क्या मुख्य अंतर है, उसी के बारे में आपको मेजर डिफरेंसेस के बारे में बताना था। अगला प्रश्न 5वां नंबर था कि व्हाट इज पर्सनल एस्से, अर्थात व्यक्तिगत निबंध क्या है। व्यक्तिगत निबंधों के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया था। व्यक्तिगत निबंध कई प्रकार के होते हैं, मतलब कि व्यक्तिगत निबंधों में भी कई प्रकार के निबंध होते हैं, और निबंध की शैली कई प्रकार की लिखी जाती है। हालांकि इस पर चर्चा कर लिया जाए किसी दिन। अगला प्रश्न आपके समक्ष 6वां नंबर प्रश्न क्या है। 6वां नंबर प्रश्न है कि व्हाट इज जो है काइनेस्थेटिक इमेजरी, गिव एट लीस्ट एन एग्जाम्पल, कहने का मतलब है गतिज प्रतिबिंब
इमेजरी जो है एक प्रकार से जो होती है वो गतिज जो इमेजिनरी होती है, अर्थात जिसमें थोड़ी सी गति हो, तो उस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है। और कम से कम एक उदाहरण देकर के आप गिव एट लास्ट मतलब एट लीस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब एक आध उदाहरण आपको कम से कम देने हैं। ओके, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज रिज्यूम। रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम माने होता है दृष्टिकोण। क्या होता है रिज्यूम माने भाई? रिज्यूम जो बना करके आप देखते हैं कि किसी पर आपको मतलब कि प्रेजेंटेशन करना हुआ, कहीं पर आपको नौकरी में जाना हुआ, तो आप पहले रिज्यूम बनाते हैं, तो ये चीज़ ब्यौरा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष है। 8वां नंबर प्रश्न है कि हु वर द मेंबर्स ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। ठीक है, कहने का मतलब यह प्रश्न क्या है, इसका मतलब इसका क्या है भाई कि हु वर द मेंबर्स ऑफ स्पेक्टेटर क्लब, मतलब जो है स्पेक्टेटर क्लब का एक प्रकार से बात किया है तो मेंबर कौन था, यह आपसे पूछा गया था। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 9वां नंबर प्रश्न है कि कमेंट ऑन द नरेटर ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। अर्थात जो है जो नरेटर हैं कौन है भाई? नरेटर माने कि जो लेखन है, जिसने लिखा है इसको अंडर द बनियान ट्री नामक जो है स्टोरी को, तो उसके नरेटर जो हैं उन पर टिप्पणी करने के लिए प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो कमेंट ऑन द नरेटर ऑफ द स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 10वां नंबर कि व्हाट इज पावर मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू माने होता है दृष्टिकोण, तो दृष्टिकोण क्या है ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। वही सेक्शन बी में हम प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी में बात की जाए तो जो है इसमें व्याख्या वगैरह जो है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ये सभी पूछे आते हैं, एक्सप्लेनेशंस। ओके, नोट में देखेंगे आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, मतलब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, मतलब कि केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। ओके, लगभग और 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखेंगे तो 7 नंबर आपको मिलेंगे, बात ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न इसमें देखेंगे, मतलब कि पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का और दूसरा प्रश्न जो है पूरी की पूरी पर्चे का पेपर का प्रश्न क्या है भाई कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो है आपको एक्सप्लेन करना है किसको, जो नीचे दिया गया स्टेंजा है उसके बारे में आपको लिखना है। जो लाइंस दी गई हैं उन लाइंस का आपको रेफरेंस देना है, अर्थात संदर्भ लिखना है, और उसका एक प्रकार से क्या लिखना है भाई? संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, और उसके बाद में आपको एक्सप्लेनेशन भी करना है। ओके, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि बी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स बी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस सोर्स, मतलब कि सोर्स ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एज बिफोर वी हैव एक्सटेंस एंड अ नेम। ये दिया था आपको। अब ये सब आप देखिएगा किसका है। ठीक है, अगला प्रश्न 3रा नंबर प्रश्न पूछा गया था आपसे कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और ये दूसरा स्टेंज आपको दिया गया था भाई कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्लोड एंड सेम फ्यू टू बी मतलब कि केप्ड एंड डिगेस्टेड। ओके, तो ये आपको दिया गया था। वहीं आगे बात की जाए, अगला प्रश्न 4था नंबर दिया गया था, तो 2 प्रश्न आपको एक्सप्लेनेशन को लेकर के दिए गए थे। वहीं अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि राइट अ नोट ऑन चार्ल्स लैम्ब एज अ मतलब कि रोमांटिक जो है एसेइस्ट, मतलब एक रोमांटिक जो है निबंधकार के रूप में चार्ल्स लैम्ब के बारे में एक नोट लिखें। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया था 5वां नंबर की व्हाट आ कमेंटरी। क्या व्हाट आ कमेंटरी मतलब कि सॉरी राइट व्हाट बोल दिया, क्या राइट अ कमेंट्री ऑन आर के नारायणस जो है इनकी जो एक प्रकार से जो यमाई लियू है, मतलब कि जो है माई लियू, तो इसके बारे में आपको क्या करना है भाई? एक कमेंट्री लिखनी है, मतलब कि एक टिप्पणी लिखनी है। ओके, आर के नारायण की जो ये रचना है उसके बाद में मतलब कि उनकी रचना बोला, तो इनकी जो ये माई लियू है उसके बारे में आपको लिखना है। वहीं अगला प्रश्न है आपके समक्ष 6वां नंबर प्रश्न क्या है? 6वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष देखने का प्रयास करेंगे आपसे वीडियो। 6वां नंबर प्रश्न था कि व्हाट वाज द रोल ऑफ पेरिडेस मतलब कि पेरिडिकल एज। पेरिडिकल एज माने होता है एक प्रकार से बात की जाए तो पेरिडिकल माने क्या होता है? एक समय का जो है द्योतक होता है, पीरियड जिसको आपका समय बोलते हैं ना, तो उसका एक प्रकार से द्योतक होता है। आवधिक जिसको आप बोल सकते हैं, तो आवधिक निबंध जो है पेरिडिकल एसेज को आवधिक निबंध कहा जाता है हिंदी में। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ जो है पेरियोडिकल एसेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश नोवेल्स, मतलब कि अंग्रेजी उपन्यासों के विकास में जो आवधिक निबंध थे उनकी क्या भूमिका थी, आपसे प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या था भाई कि कमेंट ऑन द नरेटिव टेक्निक ऑफ द लास्ट लीफ, मतलब आपसे पूछा क्या गया प्रश्न कि द लास्ट लीफ जो एक प्रकार से कथा है, उस कथा की आपको तकनीकी बतानी थी, उसकी जो तकनीकी थी उस कथा में उसके बारे में आपको वर्णन करना था।
वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 8वां नंबर कि मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन जो है इंक्वायरी लेटर। प्रश्न क्या है भाई कि मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ एन इंक्वायरी लेटर, अर्थात प्रश्न क्या है कि पूछताछ जो पत्र होता है, जो इंक्वायरी लेटर होता है, उसका उचित जो है प्रारूप कैसे बनाया जा सकता है, उसका उचित प्रारूप वाला प्रॉपर फॉर्मेट कैसे बनाया जा सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपके समझ 9वां नंबर प्रश्न है कि राइट अ नोट ऑन प्रोज स्टाइल ऑफ फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि फ्रांसिस बेकन की गद्य शैली पर एक टिप्पणी लिखिए। ओके, अब सेक्शन सी में हम प्रवेश करते हैं। सेक्शन सी में जो है 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, उनमें से 2 प्रश्न आपको करने के लिए बोलेगा। नोट यहाँ पर देखेंगे, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न का उत्तर अगर आप करेंगे सही तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न के आप उत्तर कर दें। ओके, पहला प्रश्न आपको दिया गया था इसमें दीर्घ उत्तरीय का कि राइट एन एसे ऑन द जो है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। क्या प्रश्न क्या था कि राइट एन एसे ऑन द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ओके, मतलब जो शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए अर्थात लघु कथाओं की, तो लघु कथाओं जो कथा है उनमें जो एलिमेंट्स अर्थात जो तत्व हैं, अर्थात शॉर्ट स्टोरीज को लिखते समय कौन कौन से तत्व उसमें शामिल किए आते हैं, तो लघु कथाओं के तत्वों पर आपको निबंध लिखने के लिए प्रश्न पूछा गया था। राइट एन एसे ओके ऑन द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मतलब शॉर्ट स्टोरीज के एलिमेंट पर। ओके, अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न है कि राइट एन एसे ऑन इंडियन वुमेन जो है राइटिंग्स, अर्थात जो भारतीय महिला लेखन है, भारत में जो महिलाएं थीं वो अंग्रेजी लेखन में क्या क्या योगदान दी हैं, मतलब भारतीय महिला लेखन पर एक निबंध आपको लिखना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में आ सकता था। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न है, मतलब कि आ सकता है आपकी एग्जाम से जो आने वाली परीक्षा है। अगला प्रश्न है राइट एन एसे ऑन मुल्क राज आनंद्स जो है पोर ट्रायल ऑफ क्लास स्ट्रगल इन हिज राइटिंग्स। कहने का मतलब ये है कि मुल्क राज आनंद जो हैं उनके वर्ग संघर्ष, अर्थात जो उनका वर्ग संघर्ष बात किया, क्लास स्ट्रगल जो रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। मुल्क राज आनंद के वर्ग संघर्ष के चित्रण पर उनके लेखन में एक जो है निबंध लिखें कि आखिरकार जो है मुल्क राज आनंद ने उनके बारे में मतलब कि क्या वर्ग संघर्ष पर कौन सा निबंध लिखे, उसके बारे में आपको समझाना है। अगला प्रश्न था 13वां नंबर प्रश्न था कि जो है समराइज इन योर ओन वर्ड्स अनीता देसाईज गेम्स एट ट्वाइलाइट। ठीक है, तो इनके बात की जाए तो ट्वाइलाइट में जो अनीता देसाई जी हैं, लेखिका हैं, उनके जो खेल को उन्होंने अपने शब्दों में सारण मतलब कि उनको क्या करें, संरक्षित करें। कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें भाई, ट्वाइलाइट में अनीता देसाई के खेल को अपने शब्दों में आपको सारांशित करना है, मतलब कि उसको लिखना है कहीं ना कहीं पे, उसके सार तत्व को आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई थी। तो ये चीज़ आपकी हो गई। ओके, क्लियर हो गई बातें। अगर आपको जो है प्राचीन इतिहास का पेपर देखना है तो प्राचीन इतिहास का देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने दे दिया है। और आप जो है मध्यकालीन इतिहास का तो आप लोग देख ही रहे होंगे, ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिएगा। सोशियोलॉजी का भी पेपर हमने दे दिया है, तो आपका मध्यकालीन इतिहास वाला भी देख लीजिएगा, इसमें तमाम सारे मॉडल पेपर में बहुत सारे प्रश्न के उत्तर बताए गए हैं। और ये वीडियो भी देख लीजिए, सोशियोलॉजी वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं कि ये सारे के सारे जो प्रश्न इसमें बताए जाएंगे मध्यकालीन इतिहास में, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। और जो है सोशियोलॉजी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ओके।